नमस्कार मित्रों, आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं समकालीन कविता के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर कवि राजेश जोशी और उनकी कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं पर आधारित यह कार्यक्रम। ये कविता एनसीईआरटी की कक्षा 9 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित है। इस कविता से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाल रहे हैं स्वयं कवि राजेश जोशी और उनसे बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर हरिमोहन शर्मा। आइए देखते हैं उनकी बातचीत। विद्यार्थियों, सबसे पहले परिचय। मैं हूं हरिमोहन शर्मा, दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में पढ़ाता रहा हूं। मेरे साथ हैं प्रसिद्ध कवि राजेश जोशी, जिनकी कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं क्षितिज भाग 1 में लगी हुई है। कवि राजेश जोशी हिंदी के प्रतिष्ठित कवि हैं, बल्कि ये कहा जाए कि समकालीन कविता का मुहावरा गढ़ने में यदि किसी का विशिष्ट योगदान है तो वे हैं कविवर राजेश जोशी। राजेश जोशी ने अनेक कविताएं लिखी हैं, उनके अनेक कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं, नाटक लिखे हैं, कविताओं के अनुवाद किए हैं और आलोचनात्मक गद्य भी लिखा है। उन्हें अनेक सम्मान मिले हैं और उनकी कविता पुस्तक 2 पंक्तियों के बीच काव्य संग्रह पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। मैं कविवर राजेश जोशी का स्वागत करता हूं। नमस्कार जोशी जी। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं कविवर राजेश जोशी से निवेदन करूंगा कि वे अपनी कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं उस कविता का पाठ करें। धन्यवाद। ये कविता है बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये। बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना, भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या बात है। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बागीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? क्या सारे मैदान, सारे बागीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज़्यादा ये है, भयानक है लेकिन इससे भी ज़्यादा ये है, कहें सारी चीज़ें हस्ब मामूल, यानी सारी चीज़ें जो कि त्यों हैं जी। भयानक है लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कहें सारी चीज़ें हस्ब मामूल, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। वाह, बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। क्या बात है राजेश जी, आपने बहुत सुंदर कविता पाठ किया। राजेश जी, हम अपनी बातचीत शुरू करते हैं। जरूर। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आपका जन्म, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ पर हुई? मेरा जन्म मेरे ननिहाल यानी भोपाल से बहुत पास में एक छोटी सी जगह है। अच्छा, नरसिंहगढ़। मध्य प्रदेश। हाँ, मध्य प्रदेश में नरसिंहगढ़, जो राजगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। वहाँ हुआ। वो मेरा ननिहाल था, मेरे नाना डॉक्टर थे। अच्छा। तो वहाँ मैं पैदा हुआ जी। पर क्योंकि हमारे फोर फादर्स भोपाल में ही रहे जी, और मेरी सारी शिक्षा दीक्षा जो है
अच्छा। वो भोपाल में ही हुई, हम्म। बिल्कुल स्कूल से लेके तमाम। अच्छा। बल्कि नौकरी भी मैं वहीं करता रहा, अच्छा अच्छा। तो भोपाल में ही हम्म। अधिकतम और समय रहा। आपने क्या क्या काम किए अपने? काम तो बहुत सारे किए, जी। क्योंकि वैसे मैं साइंस का स्टूडेंट रहा। अच्छा। तो मैंने प्राणी शास्त्र से एमएससी किया। अच्छा, प्राणी शास्त्र के विद्यार्थी रहे हैं हाँ, आप? मैं प्राणी हाँ। शास्त्र का विद्यार्थी रहा। हम्म कुछ दिन तक पत्रकारिता की, क्योंकि हम्म। नौकरी के जी दौड़ जी। भाग में जैसा होता है। और कुछ दिन तक अध्यापन किया बायोलॉजी टीचर की तरह, कुछ छोटे गांवों में। और इंदौर में एक आईके कॉलेज कहलाता है, इस्लामिया करीमिया कॉलेज अच्छा, है, उसमें भी अध्यापन किया। अध्यापन किया, बहुत बायोलॉजी अच्छा। पढ़ाई। हम्म। और उसके बाद मैं भोपाल आ गया, और जी। उसके बाद में काफ़ी साल तक, हम्म 30-32 साल तक यानी बैंक में रहा। अच्छा। तो फिर बैंक से ही रिटायर हुआ। ओ, अच्छा, बड़े आपने बहुत ही रोचक तथ्य बताए कि आप विज्ञान के विद्यार्थी रहे, हम्म, आप अध्यापक रहे, बैंक कर्मी रहे, फिर साहित्य की ओर रुझान कैसे हुआ? मेरे पिता भी लेखक थे, अच्छा और वो वैसे संस्कृत के विद्वान थे। और अच्छा। उनने लिखा तो हिंदी में ही, पर संस्कृत से बहुत सारा अनुवाद भी किया। वराहमिहिर के की किताब में जो जल खोजने की जो विधियां हैं, हाँ उसका भी हाँ। अनुवाद किया। अच्छा। और तो एक बड़ी सी लाइब्रेरी थी, और बहुत सारी पत्रिकाएं घर में आती ओ। थी। तो जैसा होता है कि घर का एक वातावरण ही ऐसा था कि हाँ जिसमें हाँ 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 हाँ। मेरे एक बड़े भाई भी शुरुआती दौर में कुछ कविताएं लिखते थे। अच्छा। तो धीरे धीरे एक रुचि आप में जैसे पैदा होती, हाँ 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 हाँ। तो उसी ढंग से मुझ में भी कुछ रुचियाँ पैदा हुई, और अच्छा, फिर मैं थोड़ा सा साहित्य की तरफ। पर आपने कविताओं से शुरुआत की शायद, और नाटक भी आपने लिखे, तो हाँ, कविता लेखन पहले किया कि नाटक की ओर पहले रुचि हुई? बचपन में जो शुरुआत होती है, जिसे साहित्य नहीं माना जाना चाहिए, वो मतलब एक स्वयं स्फूर्त किस्म का जो लेखन शुरू होता है, हाँ हाँ। उसमें तो हर आदमी जैसे कविता ही लिखता है, जी जी जी। तो कविता ही लिखी। अच्छा। पर फिर जब ठीक से लिखना, यानी तब जब कहना चाहिए कि साहित्य को जानना शुरू किया, हाँ हाँ। उसके बाद मैंने शुरुआत में कहानियाँ लिखी। अच्छा। और मैं सोचता था कि मैं शायद कहानी की तरफ जाऊंगा। हाँ पर उसी समय एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे जी हिंदी के, जी। वेणुगोपाल। हाँ हाँ। वो भोपाल आए, और उनसे मेरा संपर्क हुआ, और मित्र हो गए हम लोग। अच्छा। और वो कवि थे, हम्म। तो फिर मैं कविता की तरफ मुड़ गया, अच्छा। और फिर कविता ही की तरफ ज़्यादा काम किया। वैसे नाटक लिखे, और संस्कृत में ये माना जाता रहा है कि कवि को तब तक कवि नहीं माना जाता जब तक कि वो नाटक न लिख ले। अच्छा अच्छा तो अच्छा। भास को महाकवि कहा गया है, जबकि उन्हें एक भी कविता नहीं लिखी, उन्हें सिर्फ नाटक लिखे। तो ये संस्कृत की एक परंपरा है। जी जी जी। तो नाटक एक तरह से निकष माना जाता था कवि का। हाँ हाँ। बाद में गद्य निकष कहा जाने लगा, जी पर जी जी। एक लंबे समय तक नाटक को ही निकष वो माना कौन गया। सी बेचैनी थी जो आपको कविताओं की तरफ ले गई, और खास किस्म की कविताएं, सामाजिक सरोकारों वाली कविताएं जो आपने लिखी? नहीं, जिस दौर में मैं आया, और जी वो एक ऐसा समय था जी जिसमें जो कविता लिखी जा रही थी, वो एक खास तरह की क्रांतिकारी कविता, क्योंकि नक्सलबाड़ी का जी 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 आंदोलन से वेणुगोपाल उसी आंदोलन के प्रभाव से जो कविता आई थी, जी उससे जी जी। आए थे। अच्छा। तो वो सारा प्रभाव हम लोगों पर भी था। हाँ हाँ। धीरे धीरे वो प्रभाव हटा भी, पर अच्छा। ये तो लगा ही कि अगर कुछ भी लिखना है, जी। तो बिना सामाजिक सरोकारों के हाँ हाँ। आप लेखन नहीं कर नहीं कर सकते। सकते। तो लेखन का मुख्य कहीं लक्ष्य मुझे लगता है अच्छा अच्छा। अच्छा, कि आज हम जो पहली कविता या बच्चे काम पर जा रहे हैं, जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं आज आपसे, उस कविता का केंद्रीय सरोकार क्या है? भारत एक ऐसा देश है जी जो जो बाल श्रम की जो समस्या है, उसमें जिन जिन जगहों पर सबसे ज़्यादा बाल श्रमिक हैं, हाँ, उनमें एक भारत कहना चाहिए कि शुरू के नंबरों में आता है। अच्छा अच्छा। और बहुत बड़ी समस्या बाल श्रमिकों की रही है।
हालांकि संवैधानिक प्रावधान किए गए कि 14 साल से छोटे बच्चों को हम यानी श्रमिक नहीं बना सकते, पर दुर्भाग्य से कानून तो बहुत सारे बनते हैं पर वो लागू नहीं होते। और जिस तरह की गरीबी, जिस तरह की हालतें रही हैं बहुत सारे समाज के निचले तबके में, उसमें ये लागू नहीं हो पाया और बहुत बड़ी संख्या में हमारे यहाँ बच्चे श्रम की करने के लिए मजबूर हुए। तो इस कविता को लिखने का और या इस कविता का केंद्र कहें वो बाल श्रम की जो स्थिति है, जो एक तरह का के अन्याय की स्थिति है कि हम बच्चों को श्रम करने के लिए बाध्य कर रहे हैं। जिस समय में उन्हें पढ़ना चाहिए, जिस समय उन्हें खेलना चाहिए, तो उस समय हम उन्हें एक श्रमिक में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी भयानक स्थिति है। यही उसका आपने अपनी कविता में कहा कि ये हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना, जबकि लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। तो इसमें सवाल क्यों आप इसलिए कि हम हमेशा बाल श्रम पे जब भी आप देखेंगे कि खास तौर से जब भी बाल श्रम पे बात होती है या खास तौर से बाल दिवस के आसपास बाल श्रमिकों पे बहुत बात होती है, तो अक्सर जो लेख लिखे जाते हैं उसमें हमारे यहाँ आंकड़े गिनाए जाते हैं। हमारे यहाँ ये बताया जाता है कि क्या स्थिति है बाल श्रमिकों की और कैसी फैक्ट्रीज़ में जहाँ पे कि बच्चों को बिल्कुल जाना तक नहीं दिया जाना चाहिए, वहाँ पे भी बाल श्रमिक काम कर रहे हैं। जैसे ग्लास फैक्ट्रीज़ में बच्चे काम कर रहे हैं, या जैसे फटाकों की इंडस्ट्री में बहुत बच्चे काम कर रहे हैं और उसमें बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं, बहुत सारे बच्चे मारे गए। तो ऐसी स्थितियों में हम हमेशा जो लेख पढ़ते हैं या जो लेख हमारे सामने आते हैं वो बहुत आंकड़े देते हैं। रघुवीर सहाय ने कहीं कहा है कि जितने ज़्यादा आंकड़े थे उतनी बड़ी आड़ हो गई। तो दिक्कत यही है कि हम सिर्फ आंकड़े गिना रहे हैं, हम सिर्फ विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं, हम सवाल नहीं उठा रहे। जबकि सवाल उठाया जाना चाहिए, बच्चे क्यों श्रम कर रहे हैं, बाल श्रमिक यानी कानून बनने के बाद भी ये स्थिति क्यों है। तो ये आवश्यक है कि हम उसको क्वेश्चन की तरह उठाएं, उसको एक प्रश्न की तरह उठाएं और इसको रोकें। नहीं, आपने अपनी कविता में अनेक विवरण दिए हैं कि अंतरिक्ष में सारी गेंदें खो गई हैं क्या, दीमकों ने किताबों को खा लिया है क्या। इन जो स्थितियां हैं जिनको आपने उभारा है, जिसमें बच्चे वंचित हैं, इस वंचित होने का व्यापक सामाजिक कारण क्या समझते हैं आप? जो सामाजिक संरचनाएं, एक तो जैसा आज़ादी के बाद हमने जैसा समाज बनाया है तो जो जैसी सामाजिक संरचनाएं हमारे को मिली हैं उसमें हम सभी जानते हैं कि कुछ लोग हैं जो साधन संपन्न हैं, जो जिनके पास सारे साधन हैं, जिनको सारी सहूलियतें मिलती हैं। उससे भी ज़्यादा साधन संपन्न लोग हैं। तो यानी एक बड़ा तबका है मिडिल क्लास से लेकर और धनी वर्ग तक, जो जिसके पास इतनी पूंजी है कि वो अपने बच्चों को वो सारी सहूलियतें दे सकता है जो एक बच्चे को मिलना चाहिए, या एक बच्चे को मिनिमम जो मिलना चाहिए वो भी मिल सकती है, जो मध्य वर्ग भी दे सकता है। पर उससे बहुत बड़ा तबका वो है, अधिकांश तबका एक बहुत बड़ा तबका है जो पिछले दिनों ये आंकड़ा आया था कि 70% आबादी ऐसी है जो 20 रुपये प्रतिदिन में अपना गुजारा चला रही है। तो हम सोच सकते हैं कि एक समाज जिसमें 70% से ज़्यादा आबादी 20 रुपये में अपना दिन गुजारा कर रही हो, तो ये जो विभेद है, ये जो सामाजिक विभेद की स्थिति है, उसमें ये स्थितियाँ बन रही हैं कि बहुत सारे बच्चे, बहुत बड़ी संख्या में बच्चे वो हैं जिन्हें उनके जो न्यूनतम जो उन्हें मिलना चाहिए उससे भी वंचित कर दिया गया। यानी उनको स्कूल तक हम नहीं दे पा रहे, या उन्हें एक खिलौना, एक उनके बचपन को हम नहीं एड्रेस कर पा रहे हैं। तो ये एक स्थिति है। नहीं, ये सारी चीज़ें हम सभी जानते हैं कि ये सब कुछ हो रहा है, इसके बावजूद भी एक उदासीनता समाज के अंदर है। आप क्या समझते हैं कि ये उदासीनता, बच्चों के प्रति ये उदासीनता समाज में क्यों व्याप रही है? ऐसा होता है कि जब किसी समाज में
एक चेतना के आंदोलन नहीं होते जी तो हम बहुत सारे लोग यानी जो जिन्हें समाज में चेतना का प्रसार करना चाहिए, जिन्हें सवाल उठाना चाहिए, वो धीरे धीरे हर अन्याय को देखते देखते इतने अभ्यस्त हो जाते हैं उसके कि उन पे इन चीज़ों का असर ही नहीं होता। यानी वो अन्याय को देखते रहते हैं, दुर्घटनाओं को देखते रहते हैं, एक आदमी दूसरे आदमी को मार रहा है ये देखते रहते हैं, पर वो उसका कोई असर उन पे नहीं होता। बड़ी बड़ी खबरें हम लोग पढ़ते रहते हैं, बच्चे फटाकों की फैक्ट्री में आग लगने से मर गए, पर उसका कोई असर, कोई बेचैनी हम में नहीं होती। तो एक ऐसी अभ्यस्त स्थिति आ जाती है, इम्यून होना जिसे कहते हैं। एक पेरू के कवि थे वाशिंगटन डेलगाडो, और एक जेवियर हेराल्ड नाम के कवि थे जो वहाँ पे जब क्रांति हुई तो वो बंदूक लेकर उसमें उतर गए। और जब उतर गए तो वो मारे गए। तो इस पे एक बहस शुरू हुई पेरू में कि इसमें उनको नहीं उतरना चाहिए था, वो पोइट थे तो उन्हें बंदूक को उठाने की क्या जरूरत थी। तो उसने कहा कि ये जो व्यावहारिक हिंसा है समाज में, वाशिंगटन डेलगाडो ने लिखा कि ये जो व्यावहारिक हिंसा है जिसे हम हर दिन देख रहे हैं, पर उसके हम इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि उस व्यवहारिक हिंसा को हम समझ ही नहीं पा रहे कि ये बंदूक उठाने वाली हिंसा से ज़्यादा घातक है। तो उस व्यवहारिक हिंसा को समझने की या उसको महसूस करने की क्षमताएं हम खो देते हैं एक समय पे आके, वो संवेदनाएं हमें मरने लगती हैं, तो तब ये जरूरी हो जाता है। शायद इसी अभ्यस्त होने को शायद आपने अपनी कविता में कहा है कि भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल। अभी हस्ब मामूल को थोड़ा सा व्याख्यायित करेंगे तो अगर आप बाजारों में चले जाएं जी, या जो साधन संपन्न लोग हैं उनके, या जो हमारे यहाँ बहुत अच्छे स्कूल्स प्राइवेट लेवल पे या और भी स्कूल्स बन रहे हैं जी, उन स्कूलों की हालत देखें और बाज़ारों की हालत देखें तो उसमें आप पाएंगे कि अटाटूट खिलौने भरे हैं। हाँ, है ना, अटाटूट रूप से रंग बिरंगी किताबें जो बच्चों के लिए होती हैं वो भरी हुई हैं। बहुत बड़ी संख्या में इन सब चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा है जी, और सब चीज़ें हैं, मतलब कोई भी चीज़ की कमी नहीं है। क्या हम ये कहें कि हमारे पास खिलौने नहीं है इसलिए हम इन बच्चों को खिलौने नहीं दे पा रहे, तो चीज़ें तो बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में हैं, पर उसके बावजूद हमारा समाज की संरचना कुछ ऐसी है कि हमने उसे इतना विभाजित कर दिया है कि ये सिर्फ एक बहुत सीमित हिस्से को समाज के, उसी के बच्चों को ये मिल रहा है। अच्छा, पर बहुत बड़ा समाज ऐसा है जिसे वो नहीं मिल रहा है। तो चीज़ें तो हस्ब मामूल हैं, चीज़ें तो जो कि त्यों हैं मौजूद, पर दुर्भाग्य से उन्हें देना संभव नहीं। क्या बात है। आपने बच्चों की स्थिति के बारे में जो इतनी भयावह रिपोर्ट प्रस्तुत की है, क्या वास्तव में इस तरह का है? मुझे लगता है कि इससे भी ज़्यादा भयावह स्थिति है। अच्छा, कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार मिला जी, जी, उन बच्चों में काम करने के लिए जिन्हें बंधक बनाया गया और उनको मुक्त कराया गया। जी, जी, और भी बहुत सारे काम उनने बच्चों के लिए किए और बहुत सारी संस्थाएं हैं हिंदुस्तान में जो बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। तो उन सबको अगर हम देखें और कैलाश सत्यार्थी जी के काम को देखें तो हमें लगेगा कि स्थितियाँ कितनी भयानक हैं और पूरे विश्व में कहीं ना कहीं इससे एक बात उभर कर आई कि हमारे देश में बच्चों की स्थिति और बहुत बड़े पैमाने पर बच्चों की स्थिति कितनी भयावह है। राजेश जी, आपने कविता में इतने विवरण दिए हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि आपने इन्हीं से कविता का संसार पैदा किया है। और प्रायः इधर देखा जा रहा है कि लोग विवरणों से बच रहे हैं और दूसरी चीज़ों पर बढ़ रहे हैं, उससे वे अपनी मार्मिकता कविता की लाना चाहते हैं, परंतु आपने विवरण के द्वारा जो घातक व्यंग्य किया है समाज पर, है ना, वो अपने आप में अद्वितीय है। आपने हमारे विद्यार्थियों को अपने इन सरल शब्दों से जो कविता की बारीकियां हैं उन्हें समझाया, बताया, उससे निश्चय ही हमारे विद्यार्थी, हमारे दर्शक
लाभान्वित होंगे। आप हमारे स्टूडियो में आए, हैं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हाँ, नमस्कार। धन्यवाद। साथियों, अभी कवि राजेश जोशी ने कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं से जुड़े जिन बिंदुओं पर प्रकाश डाला है, वह हमारे विद्यार्थियों के लिए न केवल ज्ञानवर्धक और उपयोगी है, बल्कि कविता संबंधी उनकी समझ को नया विस्तार और नए आयाम प्रदान करता है। फिर भी आप लोगों के मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो अपने साथियों और अध्यापकों से चर्चा करें, हमें भी पत्र लिखें। हमारा पता है संयुक्त निदेशक CIET NCERT चाचा नेहरू भवन, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली 110016। साथियों, अब हमारा कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। अगले कार्यक्रम में एक अन्य कवि और उनकी कविता के साथ हम फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।